औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्नर ग्रुप्स, जहां हम सिर्फ सीएसएस के थ्योरीज नहीं पढ़ते बल्कि उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और पास पेपर्स को सॉल्व करना सीखते हैं, ताकि हम अपने पेपर्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकें कि हमने पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज के तहत कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसे हम कोप कहते हैं, 1995 से मौसमियाती गवर्नेंस के लिए आला तरीन ग्लोबल प्लेटफार्म की नुमाइंदगी करता है। मौजूदा हालात में तरक्की पजीर ममालिक स्पेशली पाकिस्तान शदीद मौसमियाती खतरात की ज़िद में है, जिसकी वजह से कॉन्फ्रेंस पार्टीज़ प्लेटफार्म पहले से ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है। इसी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने जो हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कोप 20 एंड कोप 30 सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स ऑफ। और ये कैसे हमने कहाँ से लिया, ये क्वेश्चन नंबर 6 है करंट अफेयर का, जो CSS 2026 में आया हुआ है। CSS 2026 में ये आ चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2026 के करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, द एनुअल क्लाइमेट नेगोशिएशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दोबारा नोट कर लें, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इज ऑर्गेनाइज एवरी ईयर सिंस 1995। What are the significant achievements of the COP in general and COP 30 in particular? स्पेशल कहते हैं जनरल जो कोप्स सिंपल कोप्स जो 1995 से हो रहे हैं अब तक, कौन कौन से उसने वो सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स हैं, और जो 2023 से जो COP 30 उसकी पार्टिकुलर जो अचीवमेंट्स हैं वो डिस्कस करनी है। तो आउटलाइन डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन की आउटलाइन। जब भी आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, तो जब आपको आपके पास MCQs आप अटैम्प्ट कर लेते हैं तो आपके पास टाइम होता है, तो आपने डायरेक्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना बल्कि हर क्वेश्चन की आउटलाइन बना लेनी है, जिसकी वजह से आपका टाइम बचेगा। जब उसका दिमाग में फ्रेश आइडियाज़ होते हैं, पूरा कोर्स होता है, लेकिन जब आप लिखना शुरू कर देते हैं तो आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। तो आउटलाइन की इंपॉर्टेंस हो गया, हम आउटलाइन देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कोप है क्या, व्हाट इज़ कोप है क्या, ठीक है। एंड रिलेशन विद पाकिस्तान, रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, कोप का पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशनशिप है ये देखेंगे। इंट्रोडक्शन समझ लेंगे, कोप का इंट्रोडक्शन, और ये उसके बाद देखेंगे सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स जिस तरह से क्वेश्चन पे सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स ऑफ सिंपल कोप की देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स ऑफ कोप 30 जो उसने स्पेसिफिक पार्टिकुलर का है। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन की डिमांड। उसके बाद देखेंगे हमने जो भी CSS का कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो हमने इसका क्रिटिकल एनालिसिस करना है कि नहीं, इसकी जो अचीवमेंट्स तो होंगी, फिर हम इसके क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। क्रिटिकल एनालिसिस में हम चैलेंजेस डिस्कस करेंगे, चैलेंजेस या अचीवमेंट्स तो हैं, इसके चैलेंजेस कौन कौन से हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एंड पे होगा हमारा, क्योंकि पाकिस्तान के CSS क्वेश्चन में CSS में पूछा गया है, तो इसलिए पाकिस्तान के रिलेटेड हम वे फॉरवर्ड बताएंगे। ये चैलेंजेस तो हैं पाकिस्तान के लिए, इसका वे फॉरवर्ड बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस पाकिस्तान अफेयर्स करंट अफेयर्स में पूछा गया CSS के एग्जामिनर, तो इसमें पाकिस्तान को लिंक करना लाजमी है। तो क्रिटिकल एनालिसिस भी लाजमी है, जिससे हमें चैलेंजेस पता चलेंगे, अचीवमेंट्स तो हो जाएंगी जो है, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, और नेगेटिव पॉइंट्स जो होगा उसका चैलेंजेस होंगे, या जो उसके कंस्ट्रेंट्स हैं, रुकावटें हैं, वो होंगी। उसके बाद हम पाकिस्तान में CSS के पूछा गया तो उसके लिए हम वे पाकिस्तान के लिंक लेटेस्ट की चैलेंज वे फॉरवर्ड बताएंगे। ये तो हमारा होगा क्या कहते हैं कि लेक्चर की आउटलाइन होगी। तो अब अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो CSS या PMS की तैयारी कर रहे हैं और टॉपिक को अलॉन्ग विद फैक्ट्स एंड फिगर तैयारी करना चाहते हैं, तो ये हमारी वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले क्या है कोप,
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसे हम सिंपली कोप कहते हैं। कोप क्या है? ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है। ये यूनाइटेड नेशन किसके तहत काम कर रही है? जो उसने बताया है, ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ज़ेर असर काम करती है। और ये क्या है? ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होती है, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होती है। इसमें कितने ममालिक होते हैं? इसमें 197 कंट्रीज़ हैं, या मेंबर समझ लें और कंट्री समझ लें, प्लस कंट्रीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट में क्या करते हैं? इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यानी ये इनके जो मिनिस्टर्स होते हैं क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, या वो प्राइम मिनिस्टर्स आ जाते हैं, सदर आ जाते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं इन कंट्रीज़ के, प्लस रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया जो हैं मल्टीनेशनल कंपनीज उनके भी आते हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं इनके। उसके बाद इनके इन्वायरमेंटल प्लस क्लाइमेट एक्सपर्ट्स आते हैं। उसके बाद इसमें रिसर्चर्स आते हैं। उसके बाद इसमें सिविल सोसाइटी के बंदे भी आते हैं, वो देखने के हमारी सोसाइटी का कितना नुकसान, यानी आम लोगों को भी यहाँ अलाउ किया जाता है, सिविल सोसाइटी के लोग भी यहाँ इसको वो अटेंड करते हैं। तो ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें 199 मेंबर्स और इसके कंट्रीज़ होते हैं, इसके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, वहाँ से इन्वायरमेंटल क्लाइमेट एक्सपर्ट्स आते हैं और सिविल सोसाइटी भी इन्वाइटेड होती हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। ये बताने का मकसद इसलिए होता है कि आप डायरेक्ट लिखेंगे क्वेश्चन तो आपको वो नंबर देगा, इसलिए पहले हम कोप को बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स आप लिख लें डायरेक्ट। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग को इसका रोकना, इसका मकसद है स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना चाहते हैं, ये इसका मकसद है। उसके बाद रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस, कि जो ग्रीन गैस हाउस एमिशंस हो रही है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोफॉर्म्स हैं या हाइड्रोक्लोरोफॉर्म्स हैं, जो वो एमिशन हो रही है उसको इनर्जी से हो रही है, उनको रोकना, उनको कम करना है। और दूसरा इसका तीसरा जो मकसद है वो है इंश्योर्ड क्लाइमेट जस्टिस। उसके बाद इसका मकसद क्या है कि इसके इंश्योर्ड क्लाइमेट जस्टिस को इंश्योर करना है। ठीक हो गया। इसके की अचीवमेंट्स क्या हैं? की अचीवमेंट्स इसकी जो हैं वो दो नोट डाउन कर लें। वो है क्योटो प्रोटोकॉल्स 1997, क्योटो प्रोटोकॉल्स 1997 क्योटो प्रोटोकॉल्स, और वो दूसरा कौन सा है? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है। ठीक है। उसके बाद इसका जिसका जो वर्किंग स्ट्रक्चर है, इसका काम करने का स्ट्रक्चर है, वर्किंग स्ट्रक्चर है, वो क्या कहता है? वो निगोशिएशन के तहत काम करते हैं, कि निगोशिएशन होती हैं। उसके बाद इसमें लॉन्ग वो क्या होती हैं? वो निगोशिएशंस के टास्क होती हैं। उसके बाद आल डिसीजन आर डिक्लेयर बाय द कलेक्टिव डिसीजन, यानी जो डिसीजन होते हैं वो कलेक्टिव, यानी जो सबका मुतफिक का फैसला होता है वही इसका वो डिसीजन होता है। उसके बाद इसमें 2 हफ्ते लगातार टॉक्स चलती रहती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद MCQs के लिए आपका जो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, कोप 28 जो हुई थी वो दुबई में हुई थी, 29 जो हुई थी वो बाकू यानी अज़रबैजान में हुई थी, और जो 30 अभी हुई है वो हुई है ब्राज़ील में, जिसके बारे में एग्जामिनर ने पूछा है। ठीक हो गया। और पाकिस्तान का लिंक इसके साथ इसलिए है कि पाकिस्तान जो ग्लोबल मिशन का 0.9% इमिट करता है। कितना? 0.9% ऑफ ग्लोबल एमिशंस बाई पाकिस्तान, कि पाकिस्तान जो करता है वो 0.9% करता है, लेकिन ये टॉप 5 में आता है, जो इम्पैक्ट रिस्क है, टॉप 5 में आता है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड। और पाकिस्तान ने कोप 27 में G7 के वो कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन करते हुए लॉस एंड डैमेज फंड पास करवाया था। ठीक हो गया। ये तो हो गया कोप का इंट्रोडक्शन, ये देना लाजमी था ताकि आपकी एक बेस बन सके। अभी हम देखते हैं सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स ऑफ द कोप। कोप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो सिग्निफिकेंट में आता है
सिग्निफिकेंट, जिससे मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इस तरह क्वेश्चन में हेडिंग्स देनी है। अचीवमेंट्स ऑफ द कोप, यानी जो सिंपल कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं, ठीक है। सिंपल कोप 30 हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें जो सबसे पहली जो इसकी अचीवमेंट है वो है ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क। कोप की जो सबसे पहली जो वो है, क्या कहते हैं, अचीवमेंट है, वो उसने क्लाइमेट गवर्नेंस मॉडल दिए हैं, गवर्नेंस फ्रेमवर्क दिए हैं। और वो दो कौन कौन से हैं, वो है एक कियोटो प्रोटोकॉल्स, ठीक है, जो 1997 में हुआ, ठीक है। और दूसरा जो है वो है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। इसको जो है सब पूरे मालिक ग्लोबल, यानी इसको 197 मेंबर इसके ऊपर एग्री करते हैं और इसको फॉलो करते हैं। यानी इसने क्या दिया है, ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क दिया है, ठीक है। तो इसका क्योटो प्रोटोकॉल का जो मकसद था वो था एमिशंस को कम करना, और जो इसका पेरिस एग्रीमेंट का इसका मकसद था 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड को यानी मेंटेन करना, इसके ऊपर डिग्री टेम्परेचर चेंज ना हो। इसके बारे में कोटेशन नोट कर लें, जो एंटियो ग्यूटेरस ने दी है, जो यूनाइटेड नेशन का जनरल सेक्रेटरी, उसने कहा है द 1.5 डिग्री लिमिट इज़ द रेड लाइन फॉर ह्यूमैनिटी। द 1.5 डिग्री द लिमिट इज़ ए रेड लाइन फॉर द ह्यूमैनिटी, इट मस्ट बी केप्ट विद इन द रीच, यानी इसके अंदर ही रहना, इसके ऊपर ना जाने दो, वरना ये इंसानियत के लिए ख़तरनाक हो सकती है। रेड लाइन है, इसके ऊपर ख़तरनाक हो सकती है, ठीक है। नंबर 2 है नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन मैकेनिज्म। कोप का जो दूसरा सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है वो है NDC, जिसे नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। और जो इसमें क्या किया गया कि इसमें जो है वो टॉप डाउन अप्रोच नहीं रखी गई, टॉप डाउन जो ऊपर से आर्डर नहीं रखे गए, यानी टॉप डाउन अप्रोच नहीं रखी गई, बल्कि इसके रखी गई है डाउन टू टॉप, बॉटम अप अप्रोच रखी गई है। क्योंकि अगर आप ऊपर से आप ऑर्डर्स करेंगे तो वो आप मर्जी है माने ना माने, लेकिन जब बॉटम अप, यानी वो जो अपनी दिल की मर्जी है, वो अपने हालात को, अपनी मैशत को देखते हुए अपने नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन बताएंगे, अपने गोल्स रखेंगे, तो वो उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ऊपर से कोई लगाएगा तो कानून वो नुकसान उसको कोई फॉलो नहीं करेगा, इसलिए इसकी रखी गई है टॉप बॉटम अप्रोच रखी गई है। वो किसको देखना है, उन्होंने अपनी एमिशंस को देखना है कि कितना वो कम कर सकते हैं, बस अपनी इकॉनमी को देखेंगे क्या इस एमिशन कम करने से हमारा इकॉनमी में नुकसान तो नहीं होगा। इन दो चीज़ों को मैंने रखकर वो अपना वो बताएंगे, नेशनल डिटरमिन्ड बताएंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल नोट कर लें, चाइनाज फॉर्मल सबमिशन ऑफ इट्स रिवाइज्ड एंड हाईली एम्बिशियस नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन प्लान, प्रूविंग हाउ बॉटम अप, यानी बॉटम अप अप्रोच इंसेंटिवाइज डोमिनेंट कार्बन एमिटर्स टू वॉलंटरी टेक पॉलिसी ऑनरशिप। यानी वो जो हाई जो डोमिनेट था कार्बन एमिटर का भी, वो उसकी तरफ जा रहे हैं, वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही हैं और अपनी जो एमिशन है उसको वो कम कर रही हैं, ठीक हो गया। नंबर 3 जो अचीवमेंट है इसकी वो है क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट्स। डेवलप कंट्री जिन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कमिटमेंट्स, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर में हाई एमिशंस की,
हाई इमिशंस की, यानी इंडस्ट्रीज को चलाया जिसकी वजह से आलूदगी फैली। आलूदगी फैलने की वजह से इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा कि डेवलप कंट्रीज़ जो हैं, डेवलप कंट्रीज़ हर साल $10 बिलियन रुपीज़ किनको देंगे, पुअर कंट्रीज़ को। ठीक है, क्यों? ताकि ताकि जो कितना देंगे, $100 बिलियन देंगे। ठीक है, किनको? पुअर कंट्रीज़ को। तो एक फिनांस क्लाइमेट फिनांस कमिटमेंट कहते हैं, ये इन्होंने कमिटमेंट किया है, कमिटमेंट किया है। तो ये पैसे किस तरह जाएंगे? ये जाएंगे ग्रीन क्लाइमेट फंड, यानी उसके थ्रू जाएंगे, और दूसरा जाएंगे अडॉप्टेशन फंड। अडॉप्टेशन फंड ये है कि उनके लिए ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा कि वो कहता है कि इन्वायरमेंट जो कुछ हो गया, लेकिन अब वो कहते हैं वहाँ रिन्यूएबल एनर्जी लगाएंगे ताकि वो मोर उससे ज़्यादा, अब वो कहते हैं क्या करें कि एमिशन ना करें, और दूसरा यहाँ वो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव हो, ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव हो। ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए क्या है? ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव हो, इसके लिए वो इतना पैसा देंगे, ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव हो। ठीक हो गया। नंबर 4 जो इसकी अचीवमेंट है वो है लॉस एंड डैमेज रिकग्निशन। लॉस एंड डैमेज रिकग्निशन से मुराद ये है कि लॉस एंड डैमेज फंड इसके लिए बनाया गया है। क्या बनाया गया है? लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया, लॉस एंड डैमेज फंड। ये क्यों रिकग्नाइजेशन इसकी कराई? इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो क्लाइमेट की वजह से जितना नुकसान होगा, क्लाइमेट की वजह से जितना लॉस होगा, क्लाइमेट चेंज यानी जो सैलाब आते हैं, हीट वेव्स आती हैं, या वो कहत आते हैं, या वो जो भी नुकसान होता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसका जो लॉस होगा तो वो कौन देंगे? डैमेज लॉस है प्लस डैमेज होगा उसको जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो ज़्यादा एमिशन कर रहे हैं, डेवलप कंट्रीज़ हैं जो एमिशंस कर रहे हैं, उनकी हाई एमिशंस हैं, वो इसको पूरा करेंगे। इनकी हाई एमिशंस हैं, वो इस डैमेज को, लॉस एंड डैमेज फंड को किन को देंगे? जो इम्पैक्टीज़ हैं उनको ये फंड देंगे। ठीक है, यहाँ से डेवलप किया जाएगा, इम्पैक्टीज जो हैं पुअर कंट्रीज़ हैं। नंबर 5 जो है वो है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़म्स। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म कोप ने सिर्फ वो कहता है कि वो कहते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन नहीं बनाया, बल्कि जैसे गोल्स नहीं है, यानी सिर्फ ये आइडियल नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल भी है। ट्रांसपेरेंसी के लिए इसने क्या बनाई है? इनहैंस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क बनाया हुआ कोप के अंदर है वो, यानी वो जो इनहैंस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क है, जो हर साल वो कहते हैं अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, और दूसरे ममालिक जो हैं उनकी वो रिपोर्ट्स बताता है कि कितने मुल्क ने कितने अपनी नेशनल डिटरमिन कंट्रीब्यूशन पे कंट्रोल किया, अपने कितने इमिशंस कम किए हैं, और कितनी उन्होंने अपनी ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव किया। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए। और दूसरा अकाउंटेबिलिटी का उन्होंने बनाया है ग्लोबल स्टॉक टेक। ये अकाउंटेबिलिटी के लिए कि इनके ऊपर कितना उनके पास इन्वायरमेंट, वो कहते हैं एक्लोजिकल फॉरेस्ट हैं, वो उनका नुकसान तो पहुंचा रहे। तो ये 2 इंस्टीट्यूशंस हैं जो कोप के हैं जो इसकी ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी का काम करते हैं। नंबर 6 जो है अचीवमेंट वो है अडॉप्टेशंस एंड रेजिलियंस बिल्डिंग। कोप ने वो कहा है कि जब जो इन्वायरमेंट चेंज हो गया है,
यानी जितना टेम्परेचर बढ़ गया उसके मुताबिक इसको हम कम इसको रोक तो नहीं सकते, स्टॉप तो हम कर नहीं सकते। इसलिए क्या करते हैं, इसको अब हम अडॉप्ट करें, इसके मुताबिक हम क्या बनाएं, अपना एग्रीकल्चर इसके मुताबिक बनाएं, प्लस अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इसके मुताबिक बनाएं कि वो हीट की वजह से नुकसान ना करे। ठीक है, इसको इम्प्रूव करें, बेटर करें। और रेजिलियंस ये है कि हम ऐसे सीड्स लेके आएँ, सीड्स प्लस बिल्डिंग्स, जो उसके बाद ऐसे डैम्स प्लस मशीनरी जैसे एसी हैं, जो पुराने एसी कम टेम्परेचर पे काम करते थे, अभी आजकल वो एसी बंद हो जाते हैं, लेकिन ऐसे वगैरह मशीनरी लेके आएँ जो इसको इस टेम्परेचर को ऑब्जॉर्व कर सके, रेजिलिएंट इसको नहीं एक्सेप्ट कर सके। तो इसकी एग्जांपल ये है कि पाकिस्तान ने क्या किया है, इस एडॉप्टेशन एंड रेजिलियंस बिल्डिंग के लिए पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान डिवेल्प इट्स कम्प्रीहेंसिव नेशनल अडॉप्टेशन प्लान। क्या बनाया है पाकिस्तान ने, नेशनल अडॉप्टेटिव प्लान बनाया है। फॉलोइंग द क्रस्टोफ्रेक यानी बहुत ज़्यादा नुकसान 2022 फ्लड्स विच काज्ड ओवर $30 बिलियन इन स्ट्रक्चरल डैमेज, कि $30 बिलियन का जो नुकसान हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने क्या बनाई है, अपनी नेशनल अडॉप्टिव प्लान बनाया है, जिसे हम नैप भी कह सकते हैं। ये कब बनाया, ये जब फ्लड्स ने $30 बिलियन का नुकसान किया उसके बाद हमने बनाया है। पाकिस्तान ने अपनी अडॉप्टिव प्लान बनाई, कहाँ से आया है, ये कोप के आइडिया से आया है। ठीक हो गया, ये तो हो गई हमारी कोप की सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स। अभी हम करते हैं जिसने दूसरा पार्ट पूछा था, सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स ऑफ कोप 30, यानी उसने कहा था वो जनरल में सब बताएं, और अभी हम कोप 30 में जो कुछ हुआ उसकी अचीवमेंट्स बताएं। ठीक है, इसमें जो सबसे पहली जो हुई है, उसमें जो कोप 30 में जो इसकी पहली अचीवमेंट है वो है स्ट्रेंथनिंग ऑफ द 1.5 डिग्री टारगेट। वो कहता है कि कोप 30 में 1.5 डिग्री को मज़ीद मजबूत किया गया। इसके लिए उसने कहा है कि दूसरे जो ममालिक कंट्रीज़ को कहा है कि अपने वो इम्प्रूव करें, नेशनल डिटरमन कंट्रीब्यूशन को इम्प्रूव करें, जिसकी वजह से क्या हो कि जो ग्लोबल एमिशंस हैं वो कम से कम हो, ग्लोबल एमिशंस कम हो, और क्या हो, इससे ग्लोबल एमिशंस कम हो, जिसकी वजह से जो हमारा टारगेट है वो हमारा हम उसको अचीव कर सकें, 1.5 डिग्री है, हम इसको अचीव कर सकें। इसको उसने मज़ीद इसको क्या दोबारा इसको हाईलाइट किया, इसको मजबूत किया कि इसके दूसरे वालों को कहा कि अपने इंटरनेशनल को मजबूत करें, इसको इम्प्रूव करें और अपने नेशनल ग्लोबल मिशन को कम करें। तो वो कहता है कि इसकी वजह से जो है 119 यानी 119 कंट्रीज़ ने, इसकी वजह से क्या हुआ है, इनके जोर 119 कंट्रीज़ ने क्या किया है, उन्होंने अपने रिवाइज किए हैं। कंट्रीज रिप्रेजेंटेटिव 74% ग्लोबल मिशन हैज़ सबमिटेड रिवाइज्ड NDCs, कि उन्होंने अपने जो 74% जो है 119 जो 119 कंट्रीज हैं 74% ऑफ ग्लोबल मिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने अपने जो हैड सबमिटेड रिवाइज्ड उन्होंने अपने रिवाइज किया, उनको इम्प्रूव किया है NDC को। और ये कौन कह रहा है, ये वर्ल्ड रिसोर्स इनिशिएटिव्स कह रहा है, रिपोर्ट है, वर्ल्ड रिसोर्स इनिशिएटिव की रिपोर्ट है। नंबर 2 जो है वो है क्लाइमेट फाइनेंस एक्सपेंशन। कोप 30 में जो है वो जो क्लाइमेट फाइनेंस है, जो कितना था पीछे में बताया है, वो था $100 बिलियन। ठीक है,
तो इसमें क्या किया गया है, इसको किया गया 300 बिलियन डॉलर्स, यानी कब तक ये पे करना है, ये 2035 तक पे करना है। ठीक है, ये डेवलप कंट्रीज़ ने, किन्होंने करना है, डेवलप कंट्रीज़ ने ये उनको देना है पोअर कंट्रीज़ को। कितना, ये पहले 100 बिलियन था, इसको उन्होंने इंप्रूव करके 300 बिलियन तक कर, इसको सबको एग्री करवाया है। तो इसके लिए वो क्या कर रहे थे कि जो 40 था, जो 40 बिलियन पर डॉलर था, इसको उन्होंने क्या किया, इसको चेंज करके क्या कर दिया, 120 बिलियंस डॉलर पर ईयर्स, यानी इतना वो पर ईयर, वो पहले जो 40 कर रहे थे बिलियन डॉलर कर रहे थे, वो हर कंट्री जो है वो ये क्या पूरा जो ग्लोबल फाइनेंस है वो 120 कर देगा, बिलियन डॉलर्स है, 120 बिलियन डॉलर्स पर ईयर देगा। ठीक है, ये पोअर कंट्रीज़ को, और ये कितना है, ये 2035 तक उन्होंने देना है। नंबर तीसरी जो अचीवमेंट है वो है ऑपरेशनलाइजेशन, of loss and डैमेज फंड। लॉस और डैमेज फंड जो था ये 2000 कोप 27 में पाकिस्तान ने पास करवाया था। कब करवाया था, कोप 27 में किसने करवाया था, पाकिस्तान ने। ये किसके रिप्रेजेंटेशन करते हुए, G77 जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की रिप्रेजेंटेशन करते हुए पाकिस्तान ने कोप 27 में ये लॉस एंड डैमेज फंड पास करवाया था, इन सबको एग्रीमेंट किया था। तो कोप 30 में क्या हुआ है, इसको ऑपरेशनलाइज किया गया, यानी इसको ऑपरेशनलाइज किया गया है, ताकि ये ऑपरेशन में इसे वो कहते हैं कि बातें ना हो, बल्कि इसको प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर, वो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया गया है। उसके बाद वो कहते हैं कि किसको कितना देना है, किस तरह कितना नुकसान हुआ है, एस्टीमेट लगाने के लिए कितना, किसको कितना चाहिए, वो सब कुछ डिज़ाइन किया गया है इस कोप 30 में। तो इसका वो कहता है कि ग्लोबल पार्टीज़, इसका फैक्ट नोट कर लें, ग्लोबल पार्टीज सिक्योर्ड इनिशियल सीड एलोकेशन, यानी पहली जो है जो लॉस डैमेज की जो इनिशियल वो एलोकेशन है, एलोकेशन एंड प्लेजेस टोटलिंग 12 बिलियन डॉलर, यानी जो टोटल 12 बिलियन डॉलर जो है वो ऑपरेशनलाइज कर दिया, यानी ये आवाम को मुंतकिल कर दिया गया है। कितना, जो इसका जो इनिशियल एलोकेशन है, इनिशियल जो एलोकेशन हुई है वो कितनी हुई है लॉस एंड डैमेज की, वो है 12 बिलियन डॉलर जो है वो ट्रांसफ़र हो गई है कोप 37 में। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 जो इसका अचीवमेंट है वो है फोकस ऑन अमेज़ॉन, फोकस ऑन अमेज़ॉन एंड नेचर बेस सॉल्यूशंस, क्योंकि ब्राज़ील में हुआ था ये, तो इसमें वो अमेज़ॉन आता है ब्राज़ील में, तो इसलिए इस बेस के ऊपर इन्होंने कहा कि जो आपके पास जो नेचुरल जो हैं इकोसिस्टम्स हैं, नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं या फॉरेस्ट हैं, नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं, फॉरेस्ट हैं, उसके बाद एग्रीकल्चर लैंड है, इसको प्रोटेक्ट करना है, इसको प्रिजर्व करना है। तो इसके लिए उन्होंने क्या बनाया है, ब्राज़ील ऑफिशियली लॉन्च्ड द लैंडमार्क ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। क्या इन्होंने लॉन्च किया है अपना लैंडमार्क प्रोजेक्ट, वो है, नोट डाउन कर लें, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, TFFF। इन्होंने अपना ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, यानी जो फॉरेस्ट है उसको फॉरएवर है, उसको काटो नहीं। तो इसका मकसद क्या है, एंड इकोनॉमिक इनोवेशन मैकेनिज्म डिज़ाइन टू प्रिजर्व स्टैंडिंग ट्रॉपिकल इकोसिस्टम। जो ट्रॉपिकल इकोसिस्टम है उसको बचाने का इसका मकसद है, यानी जो पहले ऑलरेडी जो ट्रॉपिकल सिस्टम है उनको बचाना इनका मकसद है। 4 इसके वो हो गए।
अब इसकी जो पांचवी जो मेजर अचीवमेंट है, 5 जो है वो क्या कहता है, फॉसल फ्यूल ट्रांजिशन कमिटमेंट्स। यानी COP30 में लोगों से, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज से, उनसे कमिटमेंट्स ली गई हैं कि वो फॉसल फ्यूल से ट्रांजिशन की तरफ जाएंगे। नहीं, जो है फॉसल फ्यूल्स को है वो इसको कम करेंगे। फॉसल फ्यूल्स कौन कौन से हैं आपकी? कोल है, ऑयल है, गैस है, एक्सेट्रा। जो जितनी भी वो कहते हैं कि फॉसल फ्यूल्स, इनको हम वो किसी तरफ करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी कौन कौन सी है आप बताएंगे उसमें कमेंट सेक्शन में। पहले है सोलर, विंड, बायो, हाइड्रो, न्यूक्लियर, एक्सेट्रा। यानी इसकी तरफ मूव होने के लिए कहा गया है। सोलर, विंड, बायोमास और हाइड्रो एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ मूव होने के लिए कहा गया है, ट्रांजिशन के लिए कहा गया है। लेकिन ये कमिटमेंट्स हैं, इनके ऊपर कोई लीगल, वो कहता है कि बॉन्ड नहीं है लीगली, यानी इनके ऊपर कानून के ऊपर इनके वो नहीं है कि लीगली बॉन्ड है कि आपस में बंधे हुए नहीं है। इनकी मर्जी है कि कमिटमेंट है, अगर वो मूव होना चाहें तो करें, नहीं तो ना करें, उनकी मर्जी है। नंबर 6 जो इसकी अचीवमेंट है, 6 पॉइंट से दे रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, बस उसने 2 चीज़ें पूछी तो हम वही एक्सप्लेन करें। 6 नंबर, यानी हमारे 4 पेजेस 6 पेजेस हो जाएंगे। नंबर 6 वो है इंक्लूजन, शमूलियत है। इंक्लूजन ऑफ क्लाइमेट जस्टिस एंड इक्विटी। क्लाइमेट जस्टिस है इक्विटी। COP30 में जो है वो कंसेप्ट क्लाइमेट जस्टिस और क्लाइमेट इक्विटी को ऐड किया गया है। पहले आपको बताऊं इक्वालिटी, ये इक्विटी और इक्वालिटी में आप फ़र्क समझ। इक्वालिटी अगर 100 रुपया है, अगर 10 बंदे हैं तो सबको इक्वालिटी तो ये है कि सबको 10-10 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इक्विटी ये है कि 100 रुपया है, ठीक है। उसके बाद बंदे 10 हैं, लेकिन देखा जाएगा कि किस बंदे को कितनी ज़रूरत है, ठीक है। किसी को 50 दे देंगे, किसी को 40 दे देंगे, किसी को 30 दे देंगे, किसी को 20 दे देंगे, किसी को 5 देंगे, किसी को इस तरह करते करते ना, कि किसी को 50 दे दिया, किसी को 30 दे दिए, किसी को 20 दे दिए, किसी को 10 दे दिए, किसी को 5 दे दिए, इस तरह करते करते ना कि 10 बंदों में उसकी ज़रूरत के मुताबिक इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इक्वालिटी किसके लिए इस्तेमाल की गई है कि जस्ट इसलिए कि जो जितना इम्पैक्ट होगा, यानी जो क्लाइमेट इम्पैक्टीज हैं जो इसके ऊपर से क्लाइमेट इम्पैक्ट हो रही हैं, उसको जस्टिस मिलेगा। यानी उनको जितना उसको इम्पैक्ट होगा उनको लॉस एंड डैमेज फंड मिलेगा, लॉस एंड डैमेज फंड मिलेगा, ठीक है। और इक्विटी किसके लिए लगाई गई है? क्लाइमेट इक्विटी लगाई गई है उनके लिए, यानी फंड जो मिलेगा इनको इम्पैक्टीज को तो फंड मिलेगा। और ये फंड कहाँ से आएगा? ये आएगा जो है डेवलप कंट्रीज़ हैं, जितने ज़्यादा ग्लोबल एमिशंस कर रहे हैं। डेवलप कंट्रीज़ जितनी ग्लोबल एमिशंस कर रहे हैं उसके मुताबिक उनसे फ़ंड लिया जाएगा, इनसे फ़ंड लिया जाएगा और इनको वापसी दिया जाएगा, ठीक है। इक्वलिटी आपको समझ आ गई। क्लाइमेट जस्टिस इनके लिए हो गया, क्लाइमेट जस्टिस मिलेगा इनको लॉस एंड डैमेज फंड से। और इक्विटी है जितना वो डेवलप ग्लोबल एमिशंस कर रहे होंगे उनसे उतना फंड लिया जाएगा। ये तो होगी आपकी 6 अचीवमेंट्स ऑफ द COP30 के। अभी हम करते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। वो कहते हैं अचीवमेंट्स इनके पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए। CSS के किसी भी हर क्वेश्चन में आपने हमेशा क्रिटिकल एनालिसिस करना है। अचीवमेंट्स तो इनके पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए। अभी हम इनके करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स। सबसे जो पहला COP30 है या COP जो है उसमें वो क्या पहला जो वो है वो कहता है द इन्फोर्समेंट डेफिसिट है। इन्फोर्समेंट डेफिसिट ये है कि जितने भी ममालिक हैं, जितने भी ममालिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं वो सब क्या है? वॉलंटरी, उनका क्या है? वॉलंटरी एग्रीमेंट है।
वो चाहें तो अपने नेशनल डिटरमिन कंट्रीब्यूशन को अचीव करें या ना करें। तो इसकी वॉलंटरी का मकसद ये है कि आप इसके ऊपर कोई लीगल यानी कानूनी या इकनॉमिक नो लीगल या इकनॉमिक सेक्शन नहीं लगा सकते, ठीक है, जिसकी वजह से इन्फोर्समेंट डेफिसिट है इसके अंदर, ठीक हो गया। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आर एन ट्रेजेक्टरी टू रीच्ड, कहाँ तक हमारा जो जो गोल है वो है 1.5 का, लेकिन वो कहाँ तक पहुँच चुका है, वो 1.4 टू 2.7 तक जो है वो पहुँच चुका है। और वार्निंग बाय द 2030, वो कहता है कि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस आर ऑन ए ट्रेजेक्टरी टू रीच्ड 2.4 टू 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वार्निंग बाई, कब तक जो हमारा जो गोल था वो था 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन 2 इतना जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये एक्सपोज कर रहा है, एक्सपोजिंग इन्फोर्समेंट गैप। और ये कौन कर रहा है, ये इन्फोर्समेंट गैप को शो कर रहा है। नंबर दूसरा जो है वो है द जियो पॉलिटिकल ट्रस्ट डेफिसिट। जियो पोलिटिकल ट्रस्ट डेफिसिट यानी इस मुल्क ग्लोबल नॉर्थ, जो दुनिया है दो हिस्सों में डिवाइड है। कौन में, द ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल नॉर्थ जिसमें डेवलप कंट्रीज आते हैं, अमेरिका है, साउथ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, उसमें होते हैं। उसके बाद जो होता है ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ में जो होती हैं ये सारी आती हैं, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। इनके आपस में क्या है, इनके अंदर वो है ट्रस्ट डेफिसिट है। इसकी वजह यही है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से जो लॉस एंड डैमेज फंड है वो अभी तक ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ। जो डेवलप कंट्रीज हैं वो इसको हमेशा क्या कर रहे हैं, फंड जो है इसको हमेशा डिले कर रहे हैं, यानी इसको इग्नोर कर रहे हैं, डिले प्लस इग्नोर कर रहे हैं, ये इसको ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि हम अपना पैसा क्यों दें। इन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है, यानी वॉलंटरी इन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है कि हम देंगे, लेकिन वो कहता है कि ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से इसको डिले किया जा रहा है, यानी ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो भी सैलाब की वजह से $30 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ था वो अभी तक पाकिस्तान को नहीं मिला। अगर ये मिल जाता तो पाकिस्तान फिर से खड़ा हो सकता था अपने पाँव पे। तो तीसरा जो नेगेटिव पॉइंट है वो है कॉरपोरेट लॉबिंग एंड पेट्रोस्टेट हेजिमनी। पेट्रोस्टेट हेजिमनी एंड कॉरपोरेट लॉबिंग, यानी जो MNCs हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो लॉबिंग करती हैं। MNCs क्या करती हैं, वो लॉबिंग करती हैं। MNCs में आपकी मैन्युफैक्चरिंग वाली भी इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग आती हैं, फूड की भी आ जाती हैं। उसके बाद जो अरामको जो सऊदी अरब की सबसे बड़ी फैक्ट्री है वो क्या है, वो भी तो वो लॉबिंग करती है क्योंकि वो ट्रांजिशन को तरफ यानी जो है फॉसल फ्यूल ट्रांजिशन की तरफ ना जाए। फॉसल फ्यूल ट्रांजिशन की कमिटमेंट तो की है, लेकिन वो कहते हैं इसके लिए वो कोई नहीं, इसकी तरफ ना जाएं, ठीक है, यानी लॉबिंग करते हैं कि इसकी तरफ ना जाएं। और पेट्रोस्टेट जो हेजेमनी है, पेट्रोस्टेट हेजेमनी किस तरह है कि जो कोप 28 हुआ, कोप 28 कहाँ हुआ, दुबई में। दुबई क्या है, ये पेट्रोस्टेट है, दुबई यानी UAE। उसके बाद जो कोप 29 कहाँ हुआ, ये हुआ बाकू यानी अज़रबैजान। ये भी क्या है, ये भी एक पेट्रोस्टेट है, यानी इनका जो ऊपर होल्ड आ चुका है, यानी ये इसके ऊपर इनका पेट्रोस्टेट हेजेमनी है। तो इसको बताने के लिए वो हमेशा एम्बिगियस यानी ऐसे अल्फाज वीक अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, फीक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं
इसके लिए क्या अपनी लॉबिंग किस तरह करते हैं कि एम्बिगुअस यानी जो अब हाँ यानी जो किसी को समझ ना आए, जिसको कोई भी मतलब लिया जा सकता है वैसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और वीकेज लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं ताकि इसको इस्तेमाल ना किया जा सके, इसको ख़त्म ना किया जाए। अगर ये ख़त्म होती हैं तो इनकी जो अर्निंग है वो ख़त्म होती है, और जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये शट डाउन हो जाएंगी। MNC जो है शट डाउन हो जाएंगे और ये ट्रांजिशन के चले जाते हैं, और जो कंट्रीज़ हैं ये क्या कहते हैं कि इनकी जो वो है अर्निंग है वो ख़त्म हो जाएगी। इसकी वजह से इनके लिए लॉबिंग करते हैं। ये हो गए 3 इसके नेगेटिव पॉइंट्स। अभी हम करते हैं पाकिस्तान में क्वेश्चन, पाकिस्तान रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए पाकिस्तान के बारे में इसके लिए वे फॉरवर्ड बताते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड पाकिस्तान। वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। तो इस हालात में पाकिस्तान जो अभी ग्लोबल एमिशन का कितना इमिट करता है, पाकिस्तान जो करता है वो 9% ऑफ ग्लोबल एमिशन की जो करता है, ग्लोबल एमिशन इमिट करता है। लेकिन टॉप 5 में आता है पाकिस्तान, जो इम्पैक्टीज की वजह से टॉप 5 में आता है। तो इसके लिए पाकिस्तान के लिए वे फॉरवर्ड क्या है, सबसे पहले पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, रिगुरस यानी लाजमी सख्ती से इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द आर्टिकल 6 ऑफ क्लाइमेट चेंज के आर्टिकल 6 को रिगरस इम्प्लीमेंटेशन करेगा। आर्टिकल 6 क्या कहता है, ये कहता है कार्बन क्रेडिट्स के बारे में, कार्बन क्रेडिट्स के बारे में बात करता है कि कोई भी पोर मुल्क अपनी कार्बन क्रेडिट्स हैं जो उसको वो बेच सकता है, दूसरे डेवलप कंट्रीज़ को बेच सकता है। तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि इसके लिए अपने जो कार्बन क्रेडिट्स हैं, पाकिस्तान के पास जो फॉरेस्ट हैं, उसके बाद कोई इकोसिस्टम्स है, उनको बेस इस्तेमाल करके क्या कर सकता है पाकिस्तान, कार्बन क्रेडिट्स के थ्रू फ़ौरन FDI ले सकता है, FDI ले सकता है। ठीक है, तो इसके लिए पाकिस्तान ने क्या किया हुआ है, पाकिस्तान लिविंग इंडस इनिशिएटिव्स, पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान ने अपना वो कहते हैं प्रोजेक्ट शुरू किया है, इंडस लिविंग इनिशिएटिव, कि पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लॉन्च किया है, पाकिस्तान लॉन्च्ड इंडस लिविंग इनिशिएटिव्स, जो किसके अंडर है, वो है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम के अंडर है। किसके अंडर है ये प्रोग्राम, ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम है। तो इसका मकसद क्या है, मोबालाइज ग्लोबल प्राइवेट फाइनेंस थ्रू ए आर्टिकल 6 क्रिएटेड बाई रिस्टोरिंग इकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द इंडस वाटर इंडस रिवर बेसन, इंटर रिवर बेसन को जो है उसको इकोलॉजिकल सिस्टम को रिस्टोर करना है, और इसके जरिए हमने क्या करना है, इसमें फॉरेन प्राइवेट फाइनेंस यानी FDI लेनी है। नंबर दूसरा क्या है, वो है डिमांडिंग द फास्ट ट्रैक लॉस एंड डैमेज डिसबर्समेंट, कहीं जो डिमांडिंग फास्ट है कि नहीं, जल्दी जितना उसका नुकसान हुआ उसको जल्दी जल्दी दिया जा सके ताकि उसको हम जल्दी इजीली रिकवर कर सकें। उसके लिए क्या करना चाहिए, फास्ट ट्रैक होना चाहिए, फास्ट ट्रैक डिस्बर्समेंट होना चाहिए। उसके बाद एक तो जल्दी करना चाहिए, पाकिस्तान किस तरह कर सकता है, ये अपने आप को जो अपने जो इम्पैक्टेड कंट्रीज उनके साथ पहले अलायंस बल्कि उनके साथ अलायंस बना के ना को के ऊपर रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि COP27 में पाकिस्तान ने ही G7 की रिप्रेजेंटेशन करते हुए लॉस एंड डैमेज फंड अप्रूव करवाया था। अब इसके लिए फास्ट ट्रैक डिस्बर्समेंट के लिए भी वो अपने आप को पेश कर सकता है। उसके बाद जो ये फंड आता है, पहले ये आता है लोन की फॉर्म में, इसको ख़त्म करके इसको ग्रांट्स की शक्ल में मूव किया जाए, ताकि अगर किसी के ऊपर पहले वो गरीब है मुल्क है तो अगर उसको लोन देंगे तो वो और ज़्यादा गरीब हो जाएगा। तो इसलिए उसको किसके मूव में किस तरफ शिफ्ट करना चाहिए, उसको लोन ख़त्म करके उसको ग्रांट्स की तरफ मूव करना चाहिए।
नंबर तीसरी जो वो है क्लाइमेट डिप्लोमेसी। क्लाइमेट डिप्लोमेसी एंड रीजनल अलाइंसेस। रीजनल अलाइंस, पाकिस्तान को अपनी क्लाइमेट डिप्लोमेसी क्यों ज़रूरी है? क्लाइमेट डिप्लोमेसी इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपनी पॉइंट है 0.9% ग्लोबल एमिशन करता है, लेकिन टॉप 5 इम्पैक्ट में आता है। तो इसके लिए पाकिस्तान को क्लाइमेट डिप्लोमेसी करनी होगी, अपने जो क्लाइमेट फाइनेंस है वो भी लेना होगा और लॉस एंड डैमेज फंड वो भी लेना होगा। तो इसके लिए वो क्या करें, रीजनल अलाइंसेस बनाए। रीजनल अलाइंसेस में कौन कौन आ सकते हैं आपके पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान आ सकता है, चाइना आ सकता है, इंडिया आ सकता है, अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है। उसके बाद और कौन से इम्पैक्टीज जो कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जितने भी हैं उनके साथ अलायंस बनाकर क्या कर सकता है, ये अपनी क्लाइमेट डिप्लोमेसी को मजबूत कर सकता है। ठीक हो गया, तो क्लाइमेट डिप्लोमेसी के थ्रू ये कर सकता है। ये तो हो गया हमारा आपका क्वेश्चन। तो एंड पे आपने कोट लिखनी है जो होगी, जो दी है, जिससे हमने शुरू किया था वहीं से एंड करते हैं कि वही एंटी ग्यूटरस ने दी है कोटेशन, वो एंड पे आप लिखेंगे। जब ये फॉरवर्ड लिखने के बाद आप ये लिख देंगे, वी आर ऑन अ हाईवे टू क्लाइमेट हेल्थ, वी आर ऑन अ हाईवे टू क्लाइमेट हेल्थ विद ओवर फीड ऑन द एक्सीलेटर, विद ओवर फीट फुट, विद ओवर फुट ऑन द एक्सीलेटर। और ये किसने कोटेशन दिया? ये एंटोनियो ग्यूटेरस ने दी है। तो ये एंड पे आप कोटेशन लिख देंगे। इस तरह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए सब भाइयों का शुक्रिया। वस्सलाम।